तो ग्राफ के थ्रू किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। प्लस दूसरा है अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, एक्स और वाई की वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि क्या है गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती होंगी। वैल्यूज रख के देख लेते हैं, यानी कि हमको क्या है पॉइंट्स निकालना है। तो वाई को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, तो आपको इस तरीके से एनालिसिस भी करनी है। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस लर्निंग में। मैं हूं आपका मेंटोर एस पांडे और आज हम लेकर के आए हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पार्ट 2। ठीक, तो इससे पहले हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, तो लेक्चर 1 का मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूं। तो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस हमने सीखी थी। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी इसके बारे में हमने कंडीशंस पढ़ी थी और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। तो नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा एक चैनल प्लस लर्निंग यूट्यूब में है जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब अगर हमको उसके सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर्स में भी हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर भी मैं आपको तुरंत बता दूं कि बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपके पास मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं यहां पर अब x की कुछ वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो x की कुछ ऐसी वैल्यू रख दूं जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ऐसी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी। तो जैसे मैं इसको यहां पर क्या कर देता हूं, x की वैल्यू मैं रख देता हूं 2 इंटू -3/2 अगर मैं रख दूं। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इसके लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब x और y की वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि क्या है गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती होंगी। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो भी हम वैल्यू x और y की उस गिवन इक्वेशन में रखें तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फंडा क्लियर है। अब किस तरीके से हम बेसिकली सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो यहां पर देखो सॉल्यूशन दो तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस का करते हैं। एक तो हमारे पास मेथड है ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है ना, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ये हम सीखेंगे यहां पर। ठीक है, किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, और ग्राफ की हेल्प से हम बेसिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमारे पास 3 रिजल्ट देगा। या तो हमको क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। ठीक है, जैसा कि हमने कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमें बेसिकली कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं और यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है ना, दूसरा है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आपकी इस तरीके से ड्रॉ होती है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब आपको अब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो आपको यहां पर जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट यहां पर कॉमन है। समझ में आ गई बात। तो ग्राफ के थ्रू किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। प्लस दूसरा है अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आपके पास इक्वेशन होंगी x और y में, तो हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे x और y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आई बात। और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है नाउअडेज आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये रिड्यूस्ड सिलेबस का पार्ट है जो कि आपका सिलेबस हटा दिया गया है CBSE के द्वारा। ठीक है ना, तो इस चीज को हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे चल करके जब हम 12th क्लास में पहुंचेंगे तो जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट नाम का एक चैप्टर है वहां पर भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए हम जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आ गई बात। तो अगर अब देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन को हमने कितने तरीके से सॉल्व करना है, 3 तरीके से। या तो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे उसको, एल्जेब्रिकली करना हो तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है,
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम इन दोनों लाइंस का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था क्या करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो बेसिकली ये आपको क्या दी गई है, दो लाइंस दी गई हैं। ठीक है ना, तो इन दो लाइंस का हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। गेट इट नाउ, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ अब यहां पर जो है मैं मैन्युअली ड्रॉ कर रहा हूं, तो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे ये ग्राफ आपका हो सकता है। ठीक है ना, बाकी आप लोग जो है ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम फिर आपके पास जो मिस्टेक्स होने की संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि लाइन खींचते समय 1 की जगह पे 2 आता हो, 2 की जगह पे 3 आता हो, तो कुछ बहुत टेढ़े मेढ़े 1-2 पॉइंट का फ्रैक्शंस का जो है अंतर आ जाए। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो बेसिकली आप वहां पर अपनी ग्राफ पेपर जो है वो मार्क सकते हो। ठीक है ना, तो बोर्ड में सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है तो आप वहां पर जो भी एग्जामिनर आपका बैठा हुआ है इन्विजिलेटर, उससे आप जो है ग्राफ पेपर मार्क सकते हो। चलिए, तो देखो अब इस लाइन को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले समझे कि लाइन को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने आपको बात लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करते समय आपको क्या है, x और y इस तरीके से दो बॉक्सेस बनाने हैं। x की कुछ वैल्यूज रखनी है, तो सबसे आसान वैल्यू x की मैंने 0 रख दी, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 5। ठीक है, अब दूसरे केस में हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो अब हमें क्या है, दो पॉइंट्स मिल गए। ठीक है ना, दो पॉइंट्स मिल गए, 0,5 और 5,0। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ अगर आपने करना है तो दो पॉइंट जो है सफिशिएंट है फॉर ड्रॉइंग द लाइन। तो चलो अब इस दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं। तो 0,5, ठीक है, x 0 और y हो गया आपका 5। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या है 5 बना दिया, ये हो गया पॉइंट 0,5। आ रही है बात समझ में। अब अगला पॉइंट है 5,0, तो 5,0 का मतलब यहां पर ये 5 होता होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया 5,0। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलिए अब जो है इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने पकड़ा यहां से, इसको स्केल आप लोगों ने पकड़ना है और इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो पहली लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी। नाउ अब तो सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सेकंड लाइन ड्रॉ करते समय भी अगेन आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, और फिर y की वैल्यू आप 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये अगेन आपको क्या है, दो पॉइंट मिल गए फॉर द सेकंड लाइन। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो देखो 0, -1। ठीक है, x 0 और y हो गया आपका -1, ये पॉइंट हो गया 0, -1। ठीक है ना, अब 1, 0, तो 1 ये है आपका और 0 ये हो गया y, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1, 0 हो गया। ठीक है, अब ये भी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कहीं ये लाइन आपकी आ जाएगी और इस लाइन को हम क्या है इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे, ताकि जो है आसानी से हमको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सके। ठीक है ना, तो मैंने क्या है ये दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती होंगी, ठीक है, अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती होंगी, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, तो यही पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली हर एक पॉइंट इंच इंच नपा हुआ ग्राफ पेपर में होता है। तो एग्जैक्टली आपको क्या है, जैसे अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है 3, अगर मैं इसको देखूं तो 2, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 2 आता होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके 3 को मिल रहा है और यहां पर ये आपके 2 पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो 3, 2 जो है इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। आ गई बात समझ में। तो 3, 2 इसका सॉल्यूशन हो गया, जहां पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, क्या कहा था मैंने, अगर आपके पास x और y की वैल्यू अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, इक्वेशंस में पुट करोगे। इक्वेशंस में पुट करने के बाद अगर इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है तो आपके सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, तो देखें पुट करके 3x की वैल्यू रख दी और y रख दी 2 की वैल्यू, तो 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है। तो क्या ये वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं, तो इस इक्वेशन के लिए देखो 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आ गई बात समझ में। तो आंसर चेक करना जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आसान है, आपको बेसिकली आंसर शीट की रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो भी कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशंस में आप बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन आया उसको पुट कर दो। अगर सॉल्यूशन से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट करी है। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो
इस तरीके से हम क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे हमारा क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इतना समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अब मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 5x + 3y = 9 एक इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन दी गई है 10x + 6y = 18। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका बता दिया। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें क्या पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहला काम हमको पॉइंट निकालना है। तो चलो 5x + 3y = 9 के लिए हम क्या करते हैं पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब x की वैल्यू मैंने क्या बताया, सबसे पहले आसान जीरो रख देते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये 3y = 9 हो जाएगा और y = 9/3 which is 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब सेकंड केस में हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखते ही आपका 0 हो गया। ठीक है ना, तो अब आपके पास 5x = 9 और x = क्या हो जाएगा 9/5। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट्स मिल गए। समझ में आ रही है बात। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं 10x + 6y = 18। ठीक है, नाउ अब इसमें भी वैल्यूज रख के देख लेते हैं, यानी कि हमको क्या है पॉइंट्स निकालना है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू आ जाएगी 18/6 which is equal to 3 हो गया। ठीक है, अगेन अब y की वैल्यू हमने 0 रख दी। y की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/10। 18/10 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9/5। तो 9/5 जो है आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखो 0,3 9 5 ये आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर अगर लाइन ड्रॉ हो रही है तो क्या हो रही है कोइंसिडेंट लाइंस हो रही है। तो इसमें बेसिकली आपको अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब बस आपने क्या है 1 2 3 इस तरीके से ग्राफ में जो है पॉइंट ड्रॉ कर देने 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, ये हो गया -1 -2 एंड -3। ठीक है, इस तरीके से अब देखो पॉइंट 0,3 0,3 आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 0,3। अब अगला पॉइंट 9/5,0। तो 9/5 का मतलब क्या हो गया 5 2 10 होता है। तो 5 1 5 तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट यहां पर कहीं लाई करता होगा। तो यहां पर कहीं मान लेते हैं तो 9/5,0। ठीक है, यहां पर कहीं ये बीच में पॉइंट होता होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको लाइन को ड्रॉ करें देखो तो पहली वाली लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। अब दूसरी वाली लाइन के भी देखो पॉइंट सेम है, यानी कि दूसरी लाइन भी आपकी क्या है इसी के ऊपर से चली जाएगी। ओके, ठीक है, तो दूसरी वाली लाइन को डिनोट करने के लिए मैं रंग चेंज कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जिगजैग मोशन में बनाऊंगा। तो अगली लाइन जो है हमारी ये इसी के ऊपर से चलते हुए चले जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अब दोनों लाइनें क्या है कोइंसाइड लाइंस है। तो कोइंसाइड लाइन का मतलब आपको अब यहां पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप इसमें मेंशन कर दोगे। तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हेंस इक्वेशन है क्या हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आ गई बात समझ में, क्योंकि अब यहां पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो है नहीं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या है पहले लाइंस के पॉइंट फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट जो है वो सफिशिएंट होते हैं फॉर ड्रॉइंग अ लाइन, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो बस आसानी से आपको क्या लाइंस को ड्रॉ करना है, यानी कि पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, पॉइंट्स को फिर ग्राफ में ड्रॉ करना है और दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके लाइन बना देनी है। बाकी जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सॉल्यूशन है। आ गई बात समझ में। अब किसी लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। अब इस वाली लाइन में देखा जाए तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला। यहां पर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, x - y + 2 = 0 and 4x - y - 4 = 0. Calculate the area of the triangle formed by the line so drawn and the x axis. ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्या है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखो क्या जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिली है, तो आप सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं x - y = -2। अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब x और y। ठीक है, आपको क्या करना है x और y की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y = माइनस से माइनस कैंसिल, y = 2 हो गया।
ठीक है। और अब अगर हम x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 0 रख दें तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है -2। तो इस लाइन के लिए तो हमें 0,2 और -2,0 2 पॉइंट मिल गए। अब दूसरी वाली लाइन को देखते हैं। तो दूसरी वाली लाइन है 4x - y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 4 को मैं उधर ले गया। गेट इट नाउ x और y, तो x की वैल्यू हो गई 0, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रखते ही x कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है, तो दूसरे वाले लाइन की जो पॉइंट है 0, -4 एंड 1, 0 आ गए। गेट द पॉइंट। चलिए अब तेजी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर आपका -1, -2, -3, -4। ठीक है, सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 0,2। ठीक है, तो 0,2 ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0,2। ठीक है, -2,0, -2,0 ये हो गया, -2 ये है x के लिए और y यहां पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2,0, -2,0। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो ये हो गई आपकी। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाता हूं, जिससे क्या होगा, आगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो वो आसानी से आइडेंटिफाइबल होगा। चलिए अब दूसरी वाली लाइन 0, -4, तो 0 x 0 है और 4 है आपका -4, सॉरी। ठीक है, 0, -4 ये वाला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, 0, -4। अब है 1,0, तो 1,0, 1,0 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम इस लाइन को भी मिला देते हैं। तो ये 2 पॉइंट से मिलकर जाने वाली लाइन जो बन रही है, ठीक है, इससे भी हम क्या है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, आगे को हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं आगे को एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है। तो आपने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन सो ड्रॉन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये आपके पास ट्रायंगल जो है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डायरेक्टली दिख सके। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट आपका है -2,0, तो पहली वाली लाइन आपकी बन रही है ये। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का ट्रायंगल आपको बना, इस ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर आप देखें तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, ये वाली चीज बेस हो गई, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये देखो डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेटेबल है। ये आपका क्या है 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो टोटल जो बेस हो गया वो तो 3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां से लेकर के अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं नीचे को मिला दूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक। अब देखो यहां पर क्या पॉइंट आता है, ये बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे ख्याल से ये 2 आ रहा है एक्स के एक्सिस में और यहां पर 4 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2,4 आ रहा है। तो देखो ये हाइट आपकी 4 यूनिट की हो गई। ठीक है, ये हाइट आपकी क्या हो गई, 4 यूनिट की हाइट हो गई, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है 2,4 आ रहा है। देखो 2,4 कैसे करें, क्योंकि ये देखो इस लाइन पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4 होता होगा। ठीक है, अब हमारा जो है रफली हमने स्केच करा, तो इस वजह से जो है प्रॉपर आपका ग्राफ नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर 2,4 आ रहा होगा। अब देखो 2,4 इसका सॉल्यूशन है क्या, ये देखो x की वैल्यू 2 -4। ठीक है, तो 2 -4 + 2, तो 2 + 2 4 -4 0 हो जा रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा यहां पर देखते हैं, यहां पर आपने 2 रख दिया तो 4 2 8 हो गया। ठीक है, 4 रख दिया तो -4। ठीक है, और -4, तो ये 4 से 4 8 कट गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा आपका 2,4 रहेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू, अब देखो बेस,
बेस हो गया ये, ठीक है। इसकी लेंथ यहां तक 2 यूनिट है, यहां पर 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 3 यूनिट। 3 यूनिट आपका बेस हो गया। अगर हाइट की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट है, तो हाइट आपकी हो गई 4। तो 2 से आपका क्या है, ये 2 टाइम कट गया, तो 3 2 जा 6 यूनिट जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या है, एप्लीकेशंस पर भी फोकस रखना है, क्योंकि आजकल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके का होता है, जिसमें आपको बेसिकली यूजेस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या यूजेस ऑफ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ग्राफिकल सॉल्यूशंस के थ्रू यहां पर सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। अब उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं, तो ग्राफिकल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। नाउ वी मूव ऑन द अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस आपसे क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक होता है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास लीनियर ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 करके लिख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो आप स्टेप नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत ही तरीके से आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको जो पसंद है, 1 पसंद है तो 1 ले लो, 2 पसंद है तो 2 ले लो। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि हम हमेशा 1 से ही करेंगे या हम हमेशा 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ले लो या दूसरी इक्वेशन ले लो। तो पहली इक्वेशन मैं ले रहा हूं, मेरे को 1 पसंद है तो मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो 1 लेने से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है, इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या है, y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 आपको दिया हुआ है, तो मैं यहां पर से जो है y की वैल्यू निकाल लेता हूं, c1 माइनस a1x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 माइनस a1x अपॉन b1, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही y की वैल्यू आपके पास आ गई, आपने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देनी है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो a2x प्लस b2, अब y की वैल्यू आपके पास है c1 माइनस a1x अपॉन b1 इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो ये इक्वेशन क्या है, x में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ये तो क्लास 8th में भी आपने सीख ली थी, 9th में भी सीखी, 10th में भी सीख ली, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में मैंने बताया था, पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप क्या है, यहां पर से इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो जैसे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू वापस यहां पे रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ में। तो बस इतना सिंपल सा आपको काम करना है। तो जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिल रही है, अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, तो ध्यान से समझना। आपके पास दो गिवन इक्वेशन है, तो किसी भी एक इक्वेशंस को आप उठा करके उसमें से चाहे x की वैल्यू निकालना है, चाहे y की वैल्यू, जो वेरिएबल आपको पसंद नहीं आ रहा कि इसको नहीं पसंद करना मुझे, इसको हटा देता हूं, तो वो इक्वेशंस आप हटा सकते हो। तो मैंने यहां पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या करा, y देखो b1y इक्वल टू c1 माइनस a1x कर दिया, x को इधर भेज दिया, और b1 जो y के संग था उसको भी मैंने अपॉन में भेज दिया, तो जिससे मेरे पे क्या हो गई, y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब y क्या है, इन टर्म ऑफ x आ गया, ठीक है, इन टर्म ऑफ x आ गया, समझ में आई बात। अब दूसरे वाले इक्वेशन है, इस y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से पहले किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में लिखते हैं, फिर उस वेरिएबल्स को जो है सब्स्टिट्यूट करके सेकंड इक्वेशन में ले रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा एक जो सेकंड इक्वेशन है वो कंप्लीटली वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सिंपलीफाई करके आप x की वैल्यू निकालोगे, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी, आप क्या रख दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख करके y की वैल्यू भी ऑब्टेन कर लोगे, और इस तरीके से लीनियर इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अल्टीमेटली x और y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अब दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में भी मैं यही दो इक्वेशन कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो दो कंसीडर करते हैं इक्वेशंस को। तो अब a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, पहली इक्वेशन कह देते हैं इसको हम, ठीक है। फिर दूसरी हो गई a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको समझ में आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का मतलब कि हम पूरे y टर्म को या x वाले टर्म को हटा देते हैं,
यानी कि अल्टीमेटली हमें फिर से एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, तो वही चीज अब यहां पर देखो, अब x को हटाना चाहें तो कैसे हटाएं, अगर y को हटाना है तो किस तरीके से हटाएं। ठीक है, तो देखो यहां पर y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b1 है। ठीक है, और यहां पर क्या है, b2 है। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता, तो जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, तो y वाला y से एलिमिनेट हो जाता। आ गई बात समझ में। ठीक है, लेकिन अब यहां पर इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए जैसे अगर b1 को मैं b2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये वाली इक्वेशन को मैं b1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब a1 b2 ऑफ x हो गया प्लस b1 b2 ऑफ y हो गया इज इक्वल्स टू c1 b2 हो गया। ठीक है, तो b2 से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a2 ऑफ b1 x हो गया प्लस b1 b2 ऑफ y हो गया इज इक्वल टू c2 ऑफ b1 हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप देख पा रहे हो दोनों इक्वेशंस, जब हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पहली इक्वेशन में b2 का, दूसरी इक्वेशन में b1 का, तो देखो यहां पर y के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या है, क्योंकि यहां पर दोनों प्लस साइन है तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये अपोजिट साइंस के होते तो ऐड कर देते, तो ऐड करने से दोनों अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाते। तो अब मैं इनको सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने पर यहां पर देखो x अगर मैं कॉमन ले लूं तो a1 b2 माइनस a2 b1 ये बन गया। ठीक है, और ये वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए और यहां पर हो गया c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, और x की वैल्यू जो है यहां पर c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो है जो x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी ना। अभी x की वैल्यू जो भी इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बनेगी, वो x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में इसमें रख दूं या फिर मैं इसमें रख दूं, किन्हीं भी दोनों इक्वेशंस में मैं रख करके y की वैल्यू ला सकता हूं। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो प्रोसेस थी। अब हम बेसिकली क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड काम में आता है और किस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चलता है। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया आपको कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है और किस तरीके से एलिमिनेशन वर्क करता है। चलो अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपको ये दी गई है, तो मैं एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूं और दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन हो गई है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू -2 लिख दूं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो गया, मैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूं। तो सेकंड इक्वेशन से देखो तो 2x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y माइनस 2। ठीक है, y को मैंने इस साइड भेज दिया और x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया y माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y। आ रही है बात समझ में? तो आपने क्या करा, किसी भी एक इक्वेशन को ले लिया, तो अब की बार मैंने सेकंड इक्वेशन को ले ली। तो सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या करा, 2x को y माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 और x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इन 1। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू, अब 2 इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 6 आ गया। आ रही है बात समझ में? तो जो भी हमने क्या है x की वैल्यू निकाली ना, उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो ये को 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y और y मिलकर के क्या हो जाएगा, 2y हो गया। और इस 2 को माइनस का 2 है, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर x की वैल्यू पर रख दें, इस वाले एक्सप्रेशन में रख दें, इस वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 4 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 2 हो गया, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो हमारे को क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि हमारे सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 1 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, तो 2 1 जा 2 प्लस 4, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगले इक्वेशन में चेक कर लो, x की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2, यानी कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ गया। तो आ गई बात समझ में? तो बस सब्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी एक इक्वेशन से पहले किसी दूसरे वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है और
फिर इस तरीके की प्रोसेस करके सॉल्यूशन निकाल देना है। गेट द पॉइंट। चलिए अब दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो अब हम यहां पर देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो मैं पहले लिख लेता हूं इक्वेशंस को। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये हो गई आपकी क्या, सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम क्या वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पर कोई भी एक इक्वेशन के x को एलिमिनेट करना चाहो तो x को कर लो, y को एलिमिनेट करना चाहो तो y को भी आप कर सकते हो। तो यहां पर देखते हैं, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहां पर 2 है, ठीक है, और यहां पर क्या है, y है, और यहां पर 3 है, -3 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं x को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के वेरिएबल्स को, सॉरी दोनों के कोफिशिएंट्स को हमने क्या इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे 1 में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 2 में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं y के कोफिशिएंट को देखूं तो एक जगह पे 3 है और एक जगह पर खाली 1 है, तो यानी कि मेरे को y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस भी करनी है, ठीक है, कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करना ज्यादा आसान होगा। आसान इन द सेंस कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर मैं x को एलिमिनेट करूं तो मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट उसके उलट अगर मैं खाली y के एलिमेंट्स, y के कोफिशिएंट्स को देखूं तो यहां पर क्या है, मुझे खाली 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 1 को, तो देखो क्या होता है, 3 3 जा 9x हो गया ये, ठीक है, -3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपने जैसी है वैसी लिख देते हैं। अब इनको मैं क्या कर दूं, देखो y के कोफिशिएंट जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करने से y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से मेरे को एलिमिनेशन में आसानी हो, कम से कम कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। तो वो चीज आपने क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करना है। तो यहां पर हमने क्या है, y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना ज्यादा आसान समझा, तो y के इक्वेशन को, तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। नाउ अब देखो ये दोनों सेम साइन के, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर काम बनेगा। तो मैं इसको घटा देता हूं, तो माइनस ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो अब 9 में से 2 क्या हो गया, ये 7x, अब ये 3 और ये -3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 9 में से 2 क्या, 7 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/7 विच इज इक्वल टू हो गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे पहली में रखना चाहो तो पहली में, दूसरी में रखना चाहो तो दूसरी में रख सकते हो। तो मैं चलो पहली में ही रख देते हैं। तो 3 × 1 हो गया, 3 × 1 माइनस y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो मैं y को इधर लेकर के चला जाता हूं, ठीक है, या फिर चलो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 1 जा 3, तो यहां पर ये 3 और ये y इधर, वो 3 इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो -3 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 1 जा 3 को 0 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में देखें तो यहां पर वैल्यू है हमारी 1, तो 2 1 जा 2 माइनस ये 0 हो गया, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई बात। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हमारे पास अलजेब्रिक मेथड्स हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो अब जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपकी मजबूरी है कि सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है। अगर एलिमिनेशन दिया गया है तो आपकी मजबूरी है कि एलिमिनेशन ही लगाना है। बट अगर आपको खाली कह रहा है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आपकी मर्जी है कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, उसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, या फिर आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, जब तक कि उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। या फिर अगर ऐसे पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग अलजेब्रिक मेथड, तो फिर आपको इन दोनों में से कोई एक ही से ही करना पड़ेगा, फिर ग्राफिकल आप नहीं यूज कर सकते। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए तो अब और आगे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है इससे ज्यादा बनती है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम 4:5। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो आपसे क्या कहता है कि दो नंबर जो है वो 5:6 में है, ठीक है। अगर 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम 4:5, ठीक है। तो रेशियो आपका क्या है, अगर 8 सब में से दोनों में से घटाया जाता है तो रेशियो 4:5 हो जाता है। आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। आपने क्या मान लिया कि x और y दो नंबर होते होंगे, तो आपसे कह रहा है कि x अपॉन y जो है वो क्या है, 5/6 है, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6 है, ठीक है।
अब इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम 4:5। अब इसमें से देखो, अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं तो ये क्या हो गया, 6x इज इक्वल्स टू 5y हो गया और 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई होती है तो वर्ड प्रॉब्लम में से जो भी गिवन कंडीशंस है उन कंडीशंस को यूज करते हुए आपने क्या इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन दे रही है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी कि हर एक नंबर में से 8 घटाना है, तो x माइनस 8 और y माइनस 8, तो x में से भी हम 8 घटाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है इफ x माइनस 8 कर दिया जाए और y माइनस 8 कर दिया जाए तो रेशियोज हमारे जो हो जाते हैं वो 4/5 हो जाते हैं। ठीक है, इफ 8 is subtracted from each of the number the ratio become 4:5, यानी कि x में से 8 घटा दिया, y में से भी 8 घटा दिया, तो 4/5 यानी 4/5 हमारा जो है रेशियो बन जा रहा है। अब क्रॉस कर लेते हैं तो 5x माइनस 8 5 जा 40 हो जाता है और 4y माइनस 8 4 जा 32 हो गया। ठीक है, तो 4y को मैं इधर लेकर के चला जाता हूं तो वो माइनस का 4y हो जाएगा और 40 को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। आ गई बात समझ में? ठीक है, बस अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो चाहे आप एलिमिनेशन लगाना चाहो। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन लगा लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं 6x इज इक्वल टू 5y और x इज इक्वल टू 5y अपॉन 6। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या है x की वैल्यू 5y अपॉन 6 जो है वो कैलकुलेट कर ली। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यही वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर से सब्स्टिट्यूट x, ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या है इस तरीके से लिखना भी है एग्जाम में, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की वैल्यू रख देता हूं, तो 5 इंटू 5y अपॉन 6 माइनस 4y इज इक्वल्स टू हो रहा है 8। ठीक है, तो अब यहां पे से 25y माइनस 6 4 जा 24y, इस 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज देता हूं, तो 4 8 जा 8 6 जा 48 होता है। ठीक है, अब यहां पर से 25 में से 24 चला गया तो y बच गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 48 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 48 है, यहां पर रख देते हैं y की वैल्यू, तो x कैलकुलेट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 48 अपॉन 6, तो 6 48 से कितनी बार चला जाता है 8 टाइम, तो x की वैल्यू 8 5 जा 40 हो गई। तो जो नंबर्स आर हो गए हमारे, अब आंसर आ गया, नंबर्स आर 40 एंड 48। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन आसान हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन आसान हो रहा है तो एलिमिनेशन करो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹100, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। From the pair of linear equations of the above situation, find the cost of a pen and a pencil box. ठीक है, चलो तो फिर से कोई क्वेश्चन, आपको क्या सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन के बेसिस पर आपको क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो पहली कंडीशन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x एंड पेंसिल क्या मान लेते हैं इज इक्वल टू y। ठीक है, तो पेन की कॉस्ट आपने x मान ली, पेंसिल की कॉस्ट आपने y मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। तो एक पेन देखो x रुपीस का है, तो 4 पेन कितने होंगे, 4 इंटू x कर देंगे आप, तो 4 पेन यानी कि 4x। ठीक है, 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹100। तो 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सेस की जो प्राइस है वो टोटल 100 हो जा रही है। ठीक है, यानी कि आपने क्या है 4 पेन प्लस 4 पेंसिल्स दोनों को सब करा तो 100 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जा रही। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में? तो आसान सा है। अब 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अब कॉस्ट की पेन है x, 3 टाइम का मतलब 3x। ठीक है, तो 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, तो 3 टाइम ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स से जो 3 टाइम ऑफ पेन की कॉस्ट है, तो पहली सिचुएशन हो गई है। दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि 3 टाइम में कॉस्ट ऑफ अ पेन यानी कि 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो y प्लस 15 हो गया। ठीक है, जो 3 गुनी पेन की जो 3 गुनी कीमत है, 3 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स हो गई y और ये कह रहा है कि 15 मोर देन है। ठीक है, ज्यादा है
बस अब यहां से हमारे पास इक्वेशन निकल करके आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आ गई बात समझ में? बस दो इक्वेशन बन गई, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब यहां पर देखो y जो है अपोजिट साइन के है, तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12x हो गया, ये माइनस 4y हो गया, और 15 4 जा 60 हो गया। ठीक है, और पहली इक्वेशन को फिर लिख देता हूं मैं 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 100। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ऑन एडिंग तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 हो जाता है 16x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहां पर से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 160 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू हो गया 10 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द पेन क्या आ गई आपकी, 10 रुपीज आ गई। ठीक है, अब पेंसिल बॉक्स की प्राइस निकालना है, तो इस 10 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहीं पर पुट कर देते हैं, तो 3 10 जा 30 हो गया, 30 माइनस वाई इज इक्वल टू हो रहा है 15। तो मैं y को इधर ले जा देता हूं, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, और 15 को मैं इधर ले आता हूं, तो 13 माइनस 30 माइनस 50 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक, तो पेंसिल बॉक्स की जो प्राइस है वो क्या है 15 रुपीज है, और पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन लास्ट में फिर ये लिख भी देना है, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी हो गई 10 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स 15 रुपीज। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बस इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है, देन चाहे एलिमिनेशन लगाना चाहो तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री, फाइंड द एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस तरीके की एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं एक्स वाई एंड 40 डिग्री है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या कहता है कि जो ट्रायंगल्स के एंगल है वो आपके क्या है, एक्स वाई एंड 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स कॉमा वाई कॉमा 40। ठीक है, तो एज वी नो क्या जानते हैं हम, बताओ जरा भैया ट्रायंगल्स के बारे में, एंगल्स के रिलेटेड कुछ चीजें हमें पता है? हाँ, क्या होता है, ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। यानी कि हमारे पास पहली इक्वेशन ये मिल गई, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में? अब कंडीशन दूसरी क्या है, क्या द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री। यानी कि आपको दूसरी कंडीशन ने आपको क्या दे रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 दे रहा है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि देखो y के अपोजिट साइन है, तो जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x और x मिलकर के हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 40 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 170। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 अपॉन 2। तो 2 से काट देते तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 10, 85। ठीक है ना, और ये बात समझ में है? तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हो गई वो 85 डिग्री हो गई। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 85। तो ये हो जाएगा आपका क्या 55। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 55, y की वैल्यू हो गई माइनस 55, और y इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 55। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 85 एंड y इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। तो समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमारे क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको हमारे पास गिवन कंडीशन के आधार पर हमने क्या इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।